अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा ये जो लेक्चर है, यहाँ से हम अपने नेटवर्क सेक्शन का आगाज़ कर रहे हैं। नेटवर्क सेक्शन की ये लेक्चर नंबर जो है 1 है और आज हम ये सीखेंगे कि सबसे पहले नेटवर्क सेक्शन में जो आईसी यूज़ होता है इसको ट्यूनर आईसी बोलते हैं। और ट्यूनर आईसी क्या काम करता है, कहाँ पर लगा होता है और इसकी मुकम्मल डिटेल जो है आज की वीडियो में हम समझेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप मोबाइल रिपेयरिंग करते हुए आपके पास अगर नेटवर्क के रिलेटेड कोई भी फॉल्ट आता है तो आप इसको तसल्ली के साथ बना सकें, उसको रिपेयर कर सकें बगैर किसी व्हाट्सएप ग्रुप्स की हेल्प लिए, बगैर किसी यूट्यूब की वीडियोस को देखे, तो आपको ये वीडियो जो है वो मुकम्मल देखनी होगी। अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देखते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्यूनर आईसी का मुकम्मल काम समझ में आ जाएगा कि ट्यूनर आईसी जो है वो क्या काम करती है और किस तरीके से फंक्शन जो है इसका होता है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि लफ्ज़ ट्यूनर आईसी, इसके अंदर ही इसका जवाब है। ट्यूनर आईसी का मतलब है ऐसा आईसी जो ट्यूनिंग करता हो। आपको पता है कि हमारे मोबाइल की जो जीएसएम में जो फ्रीक्वेंसियां होती हैं ये रेडियो फ्रीक्वेंसियां ही होती हैं। सबसे पहले मोबाइल नहीं था जब, तो रेडियो इस्तेमाल होता था, टेलीविज़न इस्तेमाल होता था और उन तक पैगाम की रसानी या ट्रांसमिशन को ले जाने वाली जो वेव्स होती थी वो होती थी आरएफ वेव्स, रेडियो वेव्स। इन्हीं आरएफ वेव्स को इस्तेमाल करके जो है आजकल मोबाइल की जो है वो कम्युनिकेशन जो है उसको बनाया जाता है। हम जब बोलते हैं तो हमारी आवाज़ को ट्रांसमिट करके अगले बंदे की तरफ भेज दिया जाता है। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है वो जब हवा में जाती है तब ये एनालॉग फ्रीक्वेंसी के रूप में जो है ना ये ट्रैवल करती है और दूसरे सारिफ तक पहुंचती है। और दूसरे सारिफ के पास पहुंचने के बाद सबसे पहले क्या होता है कि जो एंटीना है वो हवा में से ये सारी फ्रीक्वेंसियां जो है ना वो उनको कैच करता है। ये चीज समझने के लिए जो है ना हमें एक डायग्राम सामने ओपन करनी पड़ेगी ताकि हम उसकी मदद से सही तरह समझें। क्योंकि पिछली कुछ वीडियोस में मैं काफी सारी जो गाइडलाइन है वो पहले ही डायग्राम से पहले ही दे देता था, तो बहुत सारे दोस्तों ने पर्सनल मैसेज किए हैं कि सर प्लीज आप जब डायग्राम ओपन करते हैं तो उसके साथ गाइड किया करें ताकि हमें फिर चीज़ों की समझ भी लगे कि हाँ भाई कौन सी तस्वीर है, कौन सा आईसी है, यहाँ पर क्या काम हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले जो है ना वो अपना डायग्राम ओपन करता हूँ। स्क्रीन पर आपको जो है ट्यूनर आईसी नजर आ रही है, ठीक है। टोटल इसकी 10 पिनें होती हैं, ठीक है। एक पिन जो एंटीने की लाइन के साथ कनेक्ट होती है, उसके बाद इसकी 4 पिनें जो हैं वो आरएफ की पिनें होती हैं, ठीक है। और उसके बाद 2 पिनें ग्राउंड होती हैं। 2 जगह पर इसको डाटा और क्लॉक मिलता है 2 पिनों पर। और ये आरएफएफई प्रोटोकॉल जो हमने पीछे प्रोटोकॉल की लाइन में पढ़ा था वो वाला प्रोटोकॉल है। इस 2 लाइनों के जरिए जो है सीपीयू से इसकी कम्युनिकेशन होती है। पावर आईसी से इसको 1.8 या 2.8 वोल्टेज मिलते हैं, तभी ये अपना फंक्शन कर पाती है। अब ट्यूनर आईसी का काम समझते हैं कि ये काम क्या करती है, ठीक है। सबसे पहले ट्यूनर आईसी फ्रीक्वेंसी को रिसीव करती है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी किस तरीके से रिसीव होती है मैं आपको अगले डायग्राम में बताता हूं। अभी सिर्फ हम ये समझेंगे कि ये काम क्या करती है। फ्रीक्वेंसी को रिसीव करती है, फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करती है और उसके बाद फ्रीक्वेंसी को स्टेबल करती है, स्मूथ करती है, मजबूत करती है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले डायग्राम पर। अब यहां पर हमने देखना है कि जो फ्रीक्वेंसी है ना या जो आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, लहरें होती हैं, ये कैसे आती हैं हवा में, इनका क्या सिस्टम है, क्या तरीकाकार है, पहले ये समझ लेंगे। उसके बाद अगला इसका जो है स्ट्रक्चर समझेंगे। आप देख रहे हैं कि एक टावर है जिससे सिग्नल्स निकल रहे हैं, ठीक है। 2G का सिग्नल भी निकल रहा है, 3G 4G का सिग्नल भी निकल रहा है और यहाँ पे 5G का सिग्नल जो है वो भी निकल रहा है।
यहां से तीनों फ्रीक्वेंसियां जो है वो अपने अपने बैंड्स के साथ जो है यहां से थ्रो हो रही हैं, और ये फ्रीक्वेंसियां हवा के अंदर जो है ना वो ट्रेवल कर रही होंगी, और ये 2.5 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से ये फ्रीक्वेंसियां हवा में ट्रेवल करती हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो 2G की फ्रीक्वेंसी है ना, ये दूर तक गई है। ठीक है, ये समझ लें कि ये स्टेबल होती है, मजबूत होती है, दूर तक जाती है। ठीक है, इसमें सिर्फ इंटरनेट की स्पीड स्लो होती है, लेकिन कॉलिंग स्पीड जो है ना वो इसकी बेहतर है। आप बेशक पहाड़ों में हैं, आप बेसमेंट में हैं, गलियों में हैं, देहातों में हैं, कहीं पर भी हैं, ये आपको मिलेगी, क्योंकि इसकी रेंज जो होती है ना वो ज्यादा होती है। 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 70 किलोमीटर तक भी ये जो है ना ये इसकी रेंज जाती है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी 3G 4G। इसकी जो रेंज है ना वो 2G के मुकाबले में थोड़ी कम होती है, लेकिन इंटरनेट स्पीड जो है वो 2G से अच्छी होती है। ठीक है, स्टेबल अच्छा होता है, कनेक्शन जो है स्ट्रांग होता है, आप इंटरनेट के ऊपर मूवीज देख सकते हैं, बगैर फ्लक्चुएशन के जो है ना आप कोई भी काम जो है इंटरनेट के रिलेटेड कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी अगली फ्रीक्वेंसी है वो है हमारी 5G फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसके भी अपने अपने बैंड्स हैं, 2G के अपने बैंड हैं, 4G के अपने बैंड हैं, 5G के अपने बैंड हैं। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो इन बैंड्स पर होगी कि कितने किस्म के बैंड्स हैं और क्या तरीकाकार है। हम एक एक चीज को इतनी डिटेल से समझाएंगे कि आपको लगेगा कि नेटवर्क सेक्शन बनाया ही आपने है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर जो है ना ये 5G फ्रीक्वेंसी है, ये 4G से इसकी रेंज थोड़ी कम है, लेकिन इंटरनेट यूजिंग जो स्पीड है या इंटरनेट इस्तेमाल करने की जो स्पीड है वो इसकी 4G से भी तेज है। आपको पता है चंद एक ममालिक में 5G जो है वो आ गई है, लेकिन पाकिस्तान में अभी जो है ना 5G को नहीं लाया गया। शायद एक आधी कोई कंपनी है जिसने अभी लॉन्च किया है, और वो भी चंद एक सिटीज के अंदर ये सर्विस है। जैसे ये पूरे पाकिस्तान में आएगी तो इंशाल्लाह इसके बारे में और भी जितनी डिटेल इकट्ठी होगी हम आप दोस्तों तक वो पहुंचाएंगे। अच्छा, अभी ये देखें, जो टावर के बिल्कुल नजदीक 1-2 किलोमीटर की एरिया में एक बंदा खड़ा हुआ है, उसको फुल सिग्नल जो है ना वो वहां पर मिलेंगे, सर्विस अच्छी मिलेगी उसको। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा बंदा है वो 8-10 किलोमीटर दूर है, तो इसको जो सर्विस मिलेगी वो उससे थोड़ी कम होगी, और जो एंड वाला है ना वो उससे और ज्यादा कम सर्विस उसको मिलेगी इंटरनेट स्पीड के हिसाब से। लेकिन 2G की जो सर्विस है ना वो सबको एक जैसी मिलेगी, चाहे ये है चाहे ये है, और चाहे आखिरी बंदा हमारा 30-50-100 किलोमीटर दूर खड़ा है, उसको 2G की सर्विस एक जैसी सबको मिलेगी। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क रहेगा कि एक टावर के बिल्कुल करीब है तो उसको थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, दूसरा बंदा थोड़ा दूर है तो उसको थोड़ी कम मिल जाएगी। लेकिन जो सबसे दूर है इसके पास 2G भी जाएगी, लेकिन इसके पास 5G नहीं पहुंची होगी। क्यों? क्योंकि 5G की रेंज जो है वो 5-10-15 किलोमीटर तक की होगी। 4G है, इसकी रेंज जो है वो 15-20-30 किलोमीटर तक चली जाएगी, लेकिन जो 2G है इसकी रेंज क्या होगी, वो 50-70-80-100 किलोमीटर तक भी जा सकती है। समझ लग गई आपको कि शहर के अंदर आपको 5G 4G 3G इनकी स्पीड अच्छी मिलेगी, और देहातों वाली साइड पे जब आप दूर दराज इलाकों में जाएंगे, पहाड़ों वाली साइडों पे जाएंगे, या ऐसी जगह पे जाएंगे जहां पर ज्यादा कम्युनिकेशन नेटवर्क्स या टावर्स नहीं होते, तो वहां पर आपको 2G की फ्रीक्वेंसी ज्यादा बेहतर मिलेगी बनिस्बत 4G और 5G के। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले असल मेन टॉपिक के ऊपर कि जो हमारी ये फ्रीक्वेंसी जब टावर ने छोड़ी, इसके बाद जो है ना हमारे मोबाइल में कैसे इन होती है। जो हमारा मेन टॉपिक है वो ट्यूनर आईसी है, तो हम अपने ट्यूनर आईसी पे जाएंगे। यहां पर देखें, हमने एक छोटा सा डायग्राम इंतहाई आसान अल्फाज में, हमने इसमें टेक्निकल लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की। यहां पर बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही हाईली समझ लें एडवांस लेवल की इंफॉर्मेशन हमारे पास थी, लेकिन हम आप लोगों को आसान अल्फाज में ये चीजें समझाना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि आप लोग उसको बेहतर तरीके से समझो। अचानक अगर मैं आपके सामने टेक्निकल लैंग्वेज शुरू कर दूंगा ना तो आपको समझ नहीं आनी कि यार ये क्या कह रहा है। ठीक है, मैं आपको आसान अल्फाज में देसी तरीके से समझाऊंगा तो आपको जल्दी इन चीजों की समझ आ जाएगी और आप इस चीज को पिक कर जाएंगे। अब यहां पे देखें, यहां पे टावर ने जो है ना सिग्नल थ्रो किए, सिग्नल थ्रो करने के बाद वो सिग्नल जो है ना
हवा में हमारे मोबाइल के एंटीने ने कैच किए। अब आप देखें हवा के अंदर वाईफाई की सर्विस भी होती है, उसके सिग्नल भी हैं, ब्लूटूथ के भी हैं, एफएम के भी हैं, डिश एंटीनाज के भी हैं, और पता नहीं कितने जो है ना सैटेलाइट्स के सिग्नल्स होते हैं। लेकिन जो हमारे मोबाइल का एंटीना है ना, ये इसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि ये जस्ट जीएसएम के जितने भी बैंड्स हैं या जितनी भी सर्विसेज हैं सिर्फ उनको ही कैच करता है, फजूल फ्रीक्वेंसियां कैच नहीं करता। ठीक है, वाईफाई वाला जो एंटीना है वो वाईफाई के रिलेटेड ही कैच करेगा, बाकी फजूल चीजें कैच नहीं करेगा। ठीक है, एफएम वाला भी इसी तरीके से एफएम की करेगा। और अब इन फ्रीक्वेंसियों के अंदर भी कुछ ऐसे नॉइज होती है, कुछ ऐसा शोर वाले सिग्नल्स होते हैं जो कि इनको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, उनकी फिल्ट्रेशन करनी होती है। ठीक है, फिर उनको फिल्टर करने के बाद उसको जो है स्टेबल भी करना होता है। जब, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी चीज की सफाई होगी ना तो वो क्या होगा, थोड़ा कमजोर होगा, उसकी फ्रिक्वेंसी, उसकी ताकत थोड़ी सी कम हो जाती है। फिर उसकी ताकत को बढ़ाना भी होता है ताकि वो आसानी से अपनी जो उसकी मंजिल है वहां तक पहुंच सके। अब यहां पर जो है ना 2G के बैंड, 3G 4G के बैंड आए, उन्होंने जनाब यहाँ पे एंटीने को टच हुए, एंटीने से ये जो है ना फिल्टर होते हुए वो ट्यूनर आईसी की एंटीना वाली पिन के ऊपर पहुंच गए। ठीक है, अब यहां पर चीजें हमने दो तरीके से समझनी है, एक तरीका है मैनुअल और एक तरीका है ऑटो। हम मोबाइल के नेटवर्क्स के अंदर जाते हैं, वहां पर ऑप्शन हमें मिलती है मैनुअल सर्चिंग या ऑटो सर्चिंग। मैनुअल सर्चिंग में क्या होता है, हम 2G सिलेक्ट कर देते हैं, बस 2G ही हमें मिलना होता है, फिर हमें 4G नहीं मिलता। ठीक है, हम 4G सिलेक्ट करेंगे तो हमें 4G ही मिलेगा, 3G सिलेक्ट करेंगे तो हमें 3G मिलेगा, फिर हमें बाकी सर्विस नहीं मिलेगी क्योंकि हमने उसको मैनुअल एक जगह पर ट्यून कर दी है। ठीक है, और एक ऑप्शन होती है ऑटो, 2G 3G 4G LTE ऑटो की ऑप्शन होती है कि जब आप जिस भी एरिया में जाएं वहां पर जो भी स्टेबल सर्विस हो वो आपको खुद ब खुद आपका जो है एंटीना उस चीज को कैच करे और आप तक वो सर्विस मिल जाए। अच्छा, अब क्या होता है कि यहां पर हाई बैंड के भी होते हैं, मीडियम बैंड के भी होते हैं, लोअर बैंड के भी जो है सारी फ्रीक्वेंसियां आती हैं। अच्छा, यहां पर अगर तो आपने सिस्टम के अंदर जाके इसको मैनुअल सर्च किया हुआ है कि आपने जस्ट 2G सिलेक्ट किया कि सिर्फ 2G ही मुझे मिलना चाहिए, तो यहां पर ट्यूनर आईसी के अंदर जब ये फ्रीक्वेंसी देखें 900, 1800, 2100 जब इसके अंदर इन होंगी तो क्या होगा कि हमने इसको मैनुअल सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, मैनुअल सिलेक्ट करने की वजह से इसके अंदर जो आरएफ स्विच लगे होते हैं, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने वाले स्विच होते हैं, वो क्या करते हैं, इस फ्रीक्वेंसी में से जो हमारी सिर्फ 2G वाली फ्रीक्वेंसी है उसको कॉइल के साथ जो है ना यहाँ पे स्विच करवा के इस फ्रीक्वेंसी को, सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर टच करवाएंगे और उसको जो है ना वो स्टेबल भी करेगी। यहाँ पे ये कॉइल लगी हुई है, देखिए ये कॉइल है, जब फ्रीक्वेंसी यहां से आएगी, ठीक है, और यहां पर आकर टच होगी ना तो इस कॉइल के ऊपर एक लोड बनेगा, एक प्रेशर बनेगा। ये कॉइल इंतहाई कम हेनरी की होती है। ठीक है, तो ये उस जो फ्रीक्वेंसी है ना उसको ग्राउंड नहीं होने देती क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम है, माइनर सी फ्रीक्वेंसी वहां से लीक होगी, ग्राउंड होगी, और उसकी वजह से एक प्रेशर बनेगा। जो प्रेशर जो है ना वो इस प्रेशर को यहां पर स्टेबल किया जाएगा और स्टेबल करके ये प्रेशर जो है ना 2G एंटीने की तरफ, 2GPA की तरफ या एंटीना स्विच की तरफ इसको स्टेबल करके वापस धकेल देगा। ठीक है, अब यहां पर जो है वो फ्रीक्वेंसी अंदर ट्यून भी हुई, फिल्टर भी हो गई, मजबूत होने के बाद क्या हुई, यहां से वो वापस गई और यहां पर हमारे 2GPA में, क्योंकि एंटीना स्विच कभी 2GPA के बाहर होता है, कभी 2G के अंदर होता है। ठीक है, तो इस वजह से या एंटीना स्विच में चली जाएगी, नहीं तो एंटीना स्विच में नहीं गई तो 2G IC के अंदर गई, क्योंकि 2G IC इसके अंदर एंटीना स्विच लगा होगा। ठीक है, इस तरीके से जो लो फ्रीक्वेंसी है वो तो आई, ट्यून हुई, ट्यून होने के बाद स्टेबल होती हुई वापस अपनी मंजिल पर पहुंच गई। ठीक है, अब ये उसको क्या करेगा, RF IC को देगा, RF IC उसको CPU को देगा, CPU उसको फिर आगे कोडेक IC को दे देगा, कोडेक IC उसको वॉइस में तब्दील करेगा, हमें आवाज सुनाई दे देगी। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है, यहां पर बड़ी जो फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी जो आती है वो आएगी, तो क्या होगा, जो RF कंट्रोलर है, जो इसके अंदर RF कंट्रोलर लगा हुआ है, वो इसको बाकी सब फ्रीक्वेंसियों को बैन करेगा और सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी को ये जो कैपेसिटर है इस लाइन के साथ टच करेगा। अब ये कैपेसिटर भी इंतहाई कम वैल्यू का है। ठीक है,
नैनो यूएफ का होगा, कह सकते हैं आप इसको। तो ये जो है ना क्या करेगा कि यहां से भी उस फ्रीक्वेंसी को एक प्रेशर मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी। स्टेबिलिटी मिलने के बाद उसको एक बेहतर तरीके से ट्यून करके उस फ्रीक्वेंसी को वापसी इसी रास्ते से जो है ना ये आगे 2G IC तक चला जाएगा, क्योंकि एंटीना स्विच इसी के अंदर होता है। ठीक है, अच्छा, और फिर ये क्या करेगा, ये RFIC को दे देगा, RFIC उसको CPU को दे देगा, CPU फिर आगे कोडेक को भेज देगा। इस तरीके से हमारी जो है ये IC जो है लो बैंड को भी, मीडियम बैंड को भी और हाई बैंड को भी जो है ना ये ट्यून करती है। हाई बैंड को ट्यून करने के लिए उन्होंने ये कैपेसिटर वायर लगाया हुआ है। ठीक है, लो बैंड्स को ट्यून करने के लिए उन्होंने जो है ये कॉइल्स लगाई हुई है। हर कॉइल डिफरेंट हेनरी की होगी, हर कॉइल की जो साइज है, उसकी पैमाइश है, जो उसकी जो है ना यूनिट है जिसको हेनरी बोलते हैं, उसकी तो जो है ना वो लिमिट कम होगी। एक अगर फर्ज किया 1 माइक्रो हेनरी की है, दूसरी जो है ना उससे कम होगी, तीसरी उससे कम होगी, या उससे ज्यादा रूटीन के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से उन्होंने ये सेट की होती हैं। ठीक है, और जो सारी ऑटो कंट्रोलिंग के हिसाब से जो CPU RF डाटा और RFFE क्लॉक के जरिए इस पूरे निजाम को कंट्रोल करेगा। सारे जो हुक्म है कि हाँ अब आपने हाई फ्रीक्वेंसी जाने देनी है, अब आपने 2G फ्रीक्वेंसी जाने देनी है, ये सारा का सारा निजाम CPU जो है ना वो कंट्रोल करेगा अपने डाटा और क्लॉक की लाइन से। ठीक है, अच्छा, अब इस IC ने वर्क करना है तो जाहिर सी बात है इसको पॉजिटिव वोल्टेज चाहिए, वो पावर IC से मिल जाएंगे 1.8 या 2.8। फिर अगर पॉजिटिव वोल्टेज मिलते हैं, साथ में इसको ग्राउंड की भी जरूरत है। ठीक है, तो ग्राउंड भी इसको दी जाती है, और बाकी का काम जितना है वो हमारा यहां से सिग्नल आएंगे, अंदर जाएंगे, अंदर ट्यून होंगे, स्टेबल होंगे, स्टेबल होने के बाद इसी रास्ते से वापस आगे चले जाएंगे। ठीक है, तो इतना सा काम है हमारी इस ट्यूनर IC का। हमारी ये ट्यूनर IC एक ऐसे मतलब समझ लें शख्स की मिसाल मैं आपको देता हूं कि आपके घर में एक मेहमान बाहर से आता है, तो कोई एक बंदा उसको गेट पे जाके रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद उसको ला के बिठाता है, ठीक है, पानी शानी पिलाता है, उसको थोड़ा सा सस्ताने का टाइम मिलता है, 5, 7, 10 मिनट वो सांस लेता है, स्टेबल होता है। स्टेबल होने के बाद फिर उसको वो घर वालों से, बाकी या किसी बुजुर्ग से मिलवाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर दफ्तरों में क्या होता है कि दफ्तर के गेट के ऊपर एक जो है ना उन्होंने टेबल बनाया होता है, रिसेप्शनिस्ट का एक टेबल है। ठीक है, वहां पर पहले लोग आते हैं, जाके अपना नाम बताते हैं, किसको मिलना, सारा कुछ बता के बैठते हैं, पानी शानी पीते हैं, थोड़ा स्टेबल होने के बाद फिर वो उसको बॉस तक भेजा जाता है। ठीक है, यहां पर भी ये यही काम है कि ये जो ट्यूनर IC है ये पूरे नेटवर्क सेक्शन का रिसेप्शनिस्ट है। सिग्नल जितने भी हैं वो सारे आएंगे, पहले आके इसको अपना आप बताएंगे कि भाई मैं फलाना हूं, फलाना से मिलने आया हूं, मेरा ये काम है, ये उसको बिठाएगी, पानी शानी पिलाएगी, स्टेबल करेगी। साफ करने के बाद जब वो स्टेबल हो जाएंगे, थोड़ा अगले बंदे से मिलने के काबिल हो जाएंगे, तो क्या यहीं से वो निकलेंगे और सीधा हमारे एंटीना स्विच या 2GPA के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, और फिर इसी तरीके से ये क्या है आगे बॉस तक CPU और फिर CPU कोडेक तक और RF तक ये सारा फंक्शन जो है वो चलता रहता है। तो उम्मीद है कि आपको ट्यूनर IC के बारे में समझ आ गई होगी कि ये क्या काम करती है। ट्यूनर IC के 2-3 और भी वर्जन हैं, उनकी पिन आउट्स डिटेल थोड़ी सी चेंज है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आप तक वो भी पेश करेंगे कि हाँ भाई ये दूसरा ट्यूनर IC किस तरीके से है। काम उसका भी यही है, सिर्फ पिन डिटेल थोड़ी सी चेंज है। ठीक है, शेप चेंज है, देखने में थोड़ा सा जो है ना वो मुश्किल उसमें हो सकती है आपको कि यार वो तो 10 पिन की थी, ये थोड़ा और डिफरेंट शेप में है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं कि हम इसको किसी भी बोर्ड के ऊपर किस तरीके से देख सकते हैं। बोर्ड के ऊपर ये नेटवर्क सेक्शन में जहां पर एंटीने की लाइन आ रही होती है वहां पर होता है, या सब बोर्ड के पास लगा होता है। एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, ये देखें बोर्नियो टूल के ऊपर मैंने इस ट्यूनर IC को निकाल के रखा है ताकि आप आसानी से जो है ना देख सकें। मेरी कोशिश क्या होती है कि मैं पहले से चीज को रेडी करके रखूं ताकि आप लोगों का ज्यादा टाइम ना बने। मेरी वीडियो को लंबा करने के चक्कर में मैं ये नहीं करता कि हाँ भाई वीडियो मेरी लंबी होती जाए, नहीं, मैं चाहता हूं कि शॉर्ट टाइम के अंदर आप तक नॉलेज पहुंचे। आपको सीखने को मिलना चाहिए, टाइम जितना कम से कम हो वो बेहतर है। ये देखें यहां पर ये एंटीना से जो है ना लाइन आ रही है, यहाँ पे ट्यूनर IC में गई और सीधा ये
आके हमारे 2G IC के अंदर जा रही है। ठीक है, ये मॉडल है 688B, ठीक है, इन्फिनिक्स का। दूसरा मॉडल पे चलते हैं। दूसरा मॉडल मैं खोल देता हूं, ये 6812 मॉडल है। इसके अंदर भी आप देख लें कि ये सेम वही तरीकेकार है, एंटीने से आई ये ट्यूनर आईसी लगी हुई है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आप लोग वाज़ह देख सकें। ये देखें, ये ट्यूनर आईसी लगी हुई है। ठीक है, और यहां से ये लाइन फिर वापसी आगे 2G IC में चली जाती है। इसी तरीके से अगला मॉडल है 6817, इसमें आप देख लें, इसमें भी ये ट्यूनर आईसी लगी हुई है, बिल्कुल टॉप एंटीने की लाइन के, और ये जो मेन लाइन आती है ना, इसके साथ ही ये लगी होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसको अगला मॉडल है जी 6825, इसके अंदर देख लें, इसके अंदर भी ये, ठीक है, ये ट्यूनर आईसी लगी हुई है। ठीक है, हर मोबाइल में आपको तकरीबन मिलेगी। ठीक है, इसके अगला मॉडल देख लें, यहां पर भी ये ट्यूनर आईसी लगी हुई है। उसके आगे चलते हैं जनाब। अच्छा, बिट मैप में मैं दिखाता हूं आपको कि ये किस तरीके से शो होगी। तो ये देखें, ये बिट मैप में ये ट्यूनर आईसी जो है ना शो हो रही है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं आगे, हम कोई और मॉडल देख लेते हैं जिसमें ओप्पो का कोई मॉडल देख लेते हैं, A15। ये देखें, ये ओप्पो के मॉडल में ये ट्यूनर आईसी लगी हुई है। अब इसकी देखें शेप चेंज है थोड़ी सी। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये एक ट्यूनर आईसी यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, तो इसका इन आउट पिन की डिटेल थोड़ी सी चेंज है, लेकिन लाइनें वही हैं, काम वही है, कोई टेंशन परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं सैमसंग के अंदर। तो ये देखें, सैमसंग के सब बोर्ड के अंदर जो है ना ये लगी हुई है ट्यूनर आईसी। ये सब बोर्ड है, इसके ऊपर लगी हुई है। हम इसके जो है ना ओरिजिनल पिक्चर देखते हैं, वहां पे भी हमें नजर आ जाएगी। ये देखिए, सैमसंग बोर्ड ORI। ठीक है, तो ये सैमसंग A13 के ऊपर जो है ना, ये सब बोर्ड के ऊपर ये लगी हुई है, ये ट्यूनर आईसी है। इसके एंटीना पास लगा हुआ है। ठीक है, इसके पास आपको कॉइल कैपेसिटर जो है वो नजर आएंगे, और ये थोड़ी सी लंबी, जिस तरह LUB IC होता है ना, इसी तरह थोड़ी सी लंबी होती है, और इसकी पिन्ने नीचे होती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज आपको इस वीडियो से ट्यूनर आईसी के बारे में तसल्ली से पता चल गया होगा कि ट्यूनर आईसी क्या करती है, कैसे वर्क करती है, कैसे फ्रीक्वेंसी को रिसीव करती है, कैसे उसको स्टेबल करती है, और स्टेबल करने के बाद ये किस तरीके से अपने रास्ते पर फ्रीक्वेंसी चली जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स में जरूर बताया करो कि आपको कैसा लगा है, और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें ताकि किसी का भला हो सके।